नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर। प्रदेश उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का शोर एक बार फिर से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाल में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने इस गंभीर विषय पर चिंता जताते हुए अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसका अर्थ ये भी निकलकर सामने आता दिख रहा है कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष का सिलसिला अभी थमा नहीं है। लगातार वन्यजीवों के हमलों की घटनाओं में होती बढ़ोतरी काफी चिंताजनक है और सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य जानवरों के हमलों में 900 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तेंदुए के हमले में 2127, भालू के हमलों में 2013, हाथियों के हमलों में 234 लोग घायल हुए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर मानव वन्यजीव संघर्ष आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से आपको बता दें कि बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा की गई, जिसमें जानवरों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ाने, वन विभाग के साथ जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त निगरानी व्यवस्था, नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी, वार्निंग सिस्टम, वॉच टावर, फेसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं स्कूल, आंगनबाड़ी, पैदल मार्गों के पास सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने पर भी जोर डाला गया है। हालांकि पहले भी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनेकों उपाय रणनीतियां मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी बार बार योजनाएं बनाने पर विपक्ष भी सरकार पर सुरक्षा दृष्टि पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से इस विषय ने एक और राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पक्ष विपक्ष सभी अपने दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर दिखाई दे रहा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में बारिश और बारी न होने से शीतकाल में ही वन क्षेत्र आग की चपेट में आ रहा है। नंदा देवी नेशनल पार्क के बाद उत्तरकाशी जिले के दरासू मुखेम रेंज के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे कई क्षेत्रों में जंगलों में धुएं का गुबार उठ रहे हैं। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं प्रदेश में वन जीव और मानव संघर्ष भी रोकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह सचेत हैं, कई बैठकें धामी अधिकारियों के साथ बैठकर कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई बड़ा असर देने को अभी नहीं मिल पाया। इस पर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। लेकिन मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम हैं, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है, इस मुद्दे को प्रथम दिन ही मुझे जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल जी ने उठाने का कार्य किया था। आपने देखा अपने कार्यभार के बाद, और एक प्रदर्शन भी किया था और कुछ मांगे रखी थी और कुछ सुझाव दिए थे सरकार को, कि जो कुछ सुझाव ऐसे थे जिन पे त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, कुछ फ्यूचर के लिए थे। लेकिन सरकार की हठ धर्मिता है कि विपक्षियों के द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सकारात्मक तरीके से वो नहीं लेते। प्रायः देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से मानव और जानवरों के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, और उससे सबसे ज्यादा ये हो गया है कि जीवन यापन करना, जो पहले सुदूर प्रांत के ग्रामों में रहना बड़ा दूभर हो गया था, अब शहरों में भी हो गया है। यानी जिस प्रकार से भालू, बंदर, चीते, बाघ, ये विभिन्न जानवरों का मनुष्य के ऊपर आक्रमण बढ़ता जा रहा है। आप स्वयं बता रहे हैं 22वीं बैठक की गई, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है, कि उन्होंने तमाम इसमें कार्य योजनाएं बनाई हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, फॉरेस्ट के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, गाँव में तमाम वॉलंटियर्स इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि वन्यजीव और जो मानव संघर्ष है ये किसी भी तरह से रुके,
ताकि जनहानि ना हो। तो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये एकाएक रोक पाना इसको थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड जो है वनाच्छादित क्षेत्र है। लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही इसके नियंत्रण के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भालू, गुलदार, बाघ और हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए। वन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते लगातार बढ़ती समस्या पर एक तरफ सरकार अधिकारियों के साथ कई बैठक कर चुकी है, वहीं विपक्षी दलों ने भी अब सरकार की बैठकें पूरी तरह से फेल बताया, सरकार पर मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में असमर्थ बताया। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि अभी गर्मी का मौसम आया भी नहीं है और जंगलों में आग लगना शुरू हो गया। वहीं पहले से ही जंगली जानवर जहां घरों की तरफ, शहरों की तरफ और बस्तियों की तरफ आ रहे हैं, तो आग लगने के कारण और भी भयावह स्थिति में जो है जंगली जानवर गाँव की तरफ आ रहे हैं। इस स्थिति में जो आम जनजीवन बड़ा परेशान है। एक तो खेती तो वैसे ही नहीं हो रही है, लेकिन जो उनका अपना जीवन है, जिंदगी भी दांव पर लग रही है। और देखिए जिस तरह से आग के दौरान जो तमाम वन्य जीव हैं वो अपना आग के भय से जो है इधर उधर भटक रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जंगलों से निकलकर बस्ती के नजदीक आएंगे। और अभी स्थिति पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से लगातार जानवर जो है लोगों पर हमला कर रहे थे, मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये फिर और ज्यादा स्थिति बढ़ सकती है। इसलिए समय रहते हुए जो है सरकार को और वन के जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनको इस पर जो है कम से कम निर्णय लेकर इसे तत्काल प्रभाव से जो है ठीक कर देना चाहिए। जो अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है उस संबंध में वन विभाग महकमा बहुत गंभीर है और उनको अग्नि बुझाने की जहाँ जहाँ भी इस तरह घटनाएं हैं उन्होंने तत्काल उसमें रोकथाम करने की बात माननीय वन मंत्री जी ने भी कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है। और जो घटनाएं इस बेमौसमी घटनाएं हैं, निश्चित रूप से घटनाओं से वन महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और उसमें कंट्रोल करने की, उसमें व्यवस्था ठीक करने की दिशा में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। आपको बता दें एक बार दिसंबर और जनवरी माह में अब तक बारिश नहीं हुई है। ऐसे में नया संकट पैदा हो गया है, जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों तक आग पहुंच रही है। वन विभाग की तैयारी भी आधी अधूरी साबित हो रही है। अब तक आग बुझाने के इंतजामों का भी कुछ अता पता नहीं है। वन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहीं पहले से ही मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर यही है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे मानव वन्यजीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे कोई इसका समाधान मान रही है? क्या सरकार प्रशासनिक तंत्र मूकदर्शक बने रहेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में है, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में है और आशीष गर्ग पर्यावरणविद हमारे साथ में है, पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से हमारे साथ में है, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आगे और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में जुड़ते चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में। सतीश जी, लगातार बैठकें अगर नंबर पर जाएं तो शायद 22वीं बताई जाती है, लेकिन बावजूद इसके जो संघर्ष है वो बढ़ता क्यों जा रहा है? क्यों आखिर समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या वजह है कि आखिर ये संघर्ष जो है वो, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजों पर भी असर डालता है। अब शहरों में भी स्थितियां ठीक नहीं है। देखिए गरिमा जी, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं, जो मानव और वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जलवायु परिवर्तन ही एक कारण है। और आप देखिए, जलवायु परिवर्तन केवल उत्तराखंड या भारत का ही ये जो समस्या है ये हमारी नहीं है, ये पूरे विश्व की अपितु। आपने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो गंभीर और जो इसके प्रभाव है वो अब मानव जीवन और वन्य जीवों पर भी पड़ने लग गया है। आप देखिए कि जो कैलिफोर्निया है, जो अमेरिका है, वहां भी जो आग लगने की घटनाएं वो बढ़ रही है। वो उधर का जो तापमान है वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये देखिए आपकी जो 100 से 150 साल
जो पृथ्वी का तापमान है अभी 100 से 150 साल में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और समुद्र का भी जो उसका ये समझिए जो उसका तल है वो ऊपर आते जा रहा है। 3 से 4 मिलीलीटर हर साल समुद्र जो अपने ऊपर उठ रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज है जलवायु परिवर्तन से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये उसी की घटक जो दल है जो घटक है उसी वजह से आगे हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उससे जो नदियों का प्रवाह वो अस्थिर हो रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए जो वन्य जीव संघर्ष है जो मानव के साथ हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में देख लीजिए आप, भालू आ रहा है, कहीं कहीं तेंदुआ आ रहा है, कहीं और भी जो वन्य जीव है वो हाथी आ रहा है। तो वो फसलों को भी नुकसान कर रहा है और जो इंसान है जो मानव है उसको भी क्षति पहुंचा रहा है। आप देखिए लेकिन हमारी जो सरकार है जो हमारा प्रशासन है शासन है वो चुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आप देखिए गरिमा जी जो अभी सरकार ने जो चीजें करी हैं वाइल्ड लाइफ, चाहे वो कॉरिडोर हो, चाहे वो अलार्म सिस्टम हो, रियल अलार्म सिस्टम हो वो दुरुस्त करा जा रहा है। वो लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है वो बढ़ाई जा रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए अभी रानीखेत में जब भालू आया गांव में तो लोगों ने वहां घंटी बजाकर सायरन बजाकर उसको सही टाइम पे उसको जंगल की ओर उसको दिशा दी, तो जंगल की ओर भाग गया भालू। तो इससे कहीं ना कहीं वहां पे जो मानव और वन्य जीव संघर्ष है उसमें रोकथाम लगी है। और इसी तरह आप उधम सिंह नगर में देखिए तेंदुआ जब आया तो फसलों और वहां पे जो ग्रामीणों के जो रहने वाले लोग थे उनके घरों में से पहले ही तेंदुए को पकड़कर उसको दोबारा जंगल की ओर छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आ रही हैं, इसमें लोग अब जो हमारी सरकार है उसके साथ साथ लोग भी अब अपनी सहभागिता दे रहे हैं। उसकी तरह उसकी वजह से अब देखिए ये जो चीजें हैं मानव और वन्य जीव संघर्ष जो तो उसमें रोकथाम लगी है और लगेगी भी आगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि जब लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगी, जब सरकार अपनी जो चीजें हैं वो अच्छे ढंग से निभा पाएगी, अच्छे ढंग से चीजें संचालित कर पाएगी, तो ये सब चीजें रुकेंगी कहीं ना कहीं। और देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ गरिमा जी और प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जो आग लगने और जो ये अभी जो बात हो रही थी कि गर्मी अभी आई नहीं है, उससे पूर्व ही अभी जनवरी दिसंबर में ही जंगलों में आग लग रही है। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जो हमारे प्रदेश में अभी बर्फबारी हो जानी चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए, तो वो अभी तक हुई नहीं है। और इसकी वजह से जो जंगल है वहां का तापमान जो है वो अभी नीचे जो होना चाहिए था वो नहीं है और इसीलिए वहां पे भी आग लग रही है जंगलों में। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो विभाग है, हमारी जो सरकार है तत्परता से उस आग को बुझाने में लगी हुई और उसके स्तर को कि उससे प्रभाव जो वहां पे जान माल की क्षति हो वो कम से कम हो, तो उसकी ओर भी हमारी और सरकार जो है कार्य कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे सभी लोगों को मिल के आगे आना पड़ेगा। ये केवल एक सरकार या किसी एक देश का ये जो समस्या है वो नहीं है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, सतीश जी का कहना है कि भाई चीज़ें ठीक होंगी तब उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक चीज़ें कितनी खराब हो चुकी होंगी ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी विषय ये है कि उत्तराखंड में जंगल कोई रातों रात तो खड़े हुए नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य बना और हजारों साल से जंगल खड़े हैं और इनकी सरकार भी 2017 से लगातार चल रही है। और आज जिस दिन हम आपके चैनल पर बैठकर इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट कर रहे हैं, यदि आप भाजपा प्रवक्ता के बयान को दोबारा सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि सरकार कतई गंभीर नहीं है और इनको कोई इस तरह की कोई विशेष जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई और ये केवल विपक्ष को कोसने के लिए और हमारे सवालों को धराशायी करने के लिए ही यहाँ पर आए। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वनों की वन अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। वनों की रक्षा के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने अपने प्रयास है और उनमें कई वैज्ञानिक जो रिपोर्ट्स हैं उनका आकलन किया गया है, लेकिन उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरा वाइल्ड लाइफ सेंटर हमारे यहाँ बना हुआ है और वनों की रक्षा के लिए पूरे विभाग के पास तमाम जो तरीके हैं वो मौजूद है। समस्या कहाँ पर है? समस्या भ्रष्टाचार में है। भ्रष्टाचार कहाँ? जब वनों में तस्करी होती है। जब वनों में तस्करी होगी और भ्रष्टाचार होगा तो पूरा विभाग वहां मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हम लोग लगेंगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। अब हमारा सवाल यह है कि वनों की रक्षा के लिए क्या काम हम कर रहे हैं। दूसरे वनों की साथ साथ वनों के साथ लगने वाली आबादी में जो मानव रहते हैं उनकी और उनके खेतों की रक्षा के लिए हमारे पास क्या उपाय है। मुख्यमंत्री जी जब लगातार बैठक करते हैं तो मेरा ये कहना है कि उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति ने क्या बात कही, किसने क्या प्रस्ताव रखा, किसने किस विषय पर चर्चा की।
दूसरे सरकारी प्रोजेक्टों की जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्लियरेंस है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। बताया जाना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए इस प्रकार के वन जीवों को खतरा था, इस प्रकार के पर्यावरणीय नुकसानों का आकलन हमने किया था और उसके समाधान के लिए ये काम किए गए थे। एक बेसिक चीज सभी लोगों की समझ में आती है कि जब हम कोई सड़क के लिए पेड़ काटते हैं या कोई प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटते हैं तो उतने ही पेड़ हमें लगाने हैं। लेकिन आप ये देखिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो मैं आपके चैनल पर कि वो पेड़ उत्तराखंड की सीमा से बाहर लगाए गए हैं। वो कहाँ लगाए हैं भगवान जाने, लेकिन उत्तराखंड की सीमा में वो वृक्षारोपण जो प्रोजेक्टों के बनाए जाने से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए किया गया है उसका पता नहीं है। तो आज वास्तव में उत्तराखंड को हमने एक ऐसा जगह बना दी है जहां पर्यावरण से लेकर वन्य जीवों के जीवन पर खतरा बनते जा रहे हैं। हमारी छोटी सी ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और मेहमान हमारे साथ में हैं, पर्यावरणविद हमारे साथ में आशीष गर्ग जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका आशीष जी। आवाज मिल रही है आपको आशीष जी? आशीष जी आप सुन पा रहे हैं क्या? वापस से चर्चा की ओर रुख करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके साथ चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ में आशीष गर्ग जी हैं। आशीष जी आवाज मिल रही है आपको? जी रीमा जी नमस्कार, आवाज आ रही है जी। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे सर, इस पूरे मानव वन्यजीव संघर्ष के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या सरकारों की लापरवाही या वाकई हम जिम्मेदार नागरिकों ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही की और यही वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है? देखिए अभी मैं सतीश जी को सुन रहा था तो इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज की अपनी एक प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हो रही है और ग्लोबल फिनोमिनन है। तो उत्तराखंड पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब यदि इसका प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए हमको तैयारी भी उसी तरीके से करनी चाहिए और बड़ा हर कदम जो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाएं उसमें हमको कदम फूंक फूंक के रखने चाहिए। अब जो भी ये हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, देखिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उस पर आधारित है और टूरिज्म है, सब कुछ है। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि जो हमारा आज के मुद्दा जिसमें हम बात कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट फायर बड़ी तेजी से बढ़ गई है। मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि 2024 दिसंबर की जो बात बता रहा हूँ, 1000 से ऊपर हमारे को फॉरेस्ट अलर्ट आए, जबकि यही आंकड़ा 386 2024 में था और 773 2023 में था और 626 2022 में था। तो मान लीजिए कि दुगना फॉरेस्ट फायर मतलब हुई, अलर्ट्स आए हैं इसके। और उसके अलावा 21,033 फॉरेस्ट फायर्स हुई है नवंबर 23 से लेके जून 24 तक। और अभी इसी का आंकड़ा भी जो FRI की रिपोर्ट आई नहीं है उसमें और भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ये तो आपके फॉरेस्ट फायर का डेटा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। अब देखिए जो कोटद्वार में जो हाथी थे, अब उनको क्योंकि यहाँ पर उनके जंगल कटते जा रहे हैं तो वो ऊपर मूव कर रहे हैं, ऊपर के जंगलों में मूव कर रहे हैं। और जो हमारे भालू हैं जिनके अटैक्स भी शुरू हो गए हैं, जिनको हाइबरनेट हो जाना चाहिए था, इस समय बर्फ पड़ने में सो जाना चाहिए, सोते हैं वो इस समय लंबी नींद में, वो अब नीचे आके लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये जो एक सबसे बड़ा मेरा ये आकलन है कि इसके पीछे जो कारण है, जो फॉरेस्ट के हम बाइफर्केशन कर रहे हैं। बाइफर्केशन से मेरा मतलब है कि हम उनको छिन्न भिन्न करते चले जा रहे हैं। ये जो अपने वाइल्ड लाइफ होती है, ये इनका एक पूरा साम्राज्य होता है जंगल का, जिसमें वो अपनी जो भी उनकी
अपनी जो आदतें होती हैं या जिस तरीके से उनका रहन सहन होता है वो वहाँ पे मूव करते हैं। तो जितना हम फॉरेस्ट को, रिजर्व फॉरेस्ट को काटते जाएंगे, उनमें कई रोड्स बनाते जाएंगे, तो उनका मूवमेंट अफेक्ट होगा, फॉरेस्ट फायर भी बढ़ेंगी, उसमें पोचिंग भी ज्यादा होगी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, जंगल, रोड बनने चाहिए, लेकिन हमें अभी जब तक ये क्लाइमेट चेंज की घटनाएं बढ़ रही हैं या हमारी जो एयर पोल्यूशन AQI बढ़ रहा है, या जैसा भी बता रहे थे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं या हमारे सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये सब तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हमें इसको चेक करना चाहिए। अभी मुझे ये लगता है कि पब्लिक प्रेशर से कि यहाँ भी रोड बना दीजिए, वहां भी बना दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, मेरा टाइम कम हो जाएगा। अभी हमें अपनी स्पीड और टाइम के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी समस्या एक विकराल होती जा रही है, फॉरेस्ट फायर्स की है या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की है, हमको रोड कम से कम निकालने चाहिए। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना, ठीक है, अच्छा स्वागत है, देहरादून टाइम कम कर रहे हैं आप, लेकिन अभी वहीं से काट के झाझरा तक एक रोड पूरा 4 लेन NHAI ने, हमें किसी को पता नहीं चला, उन्होंने रातों रात के अप्रूवल लेके उसको पूरा काट के साफ कर दिया। तो अब आप बताइए, उसमें जो पूरा वाइल्ड लाइफ रहती है वो कहाँ जाएगी? ठीक है। और इसके अलावा जो गर्मियों में हीट बढ़ेगी इससे, और फिर AC चलेंगे, और ये पूरा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारा शुरू हो गया है, इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पब्लिक का कम रोल है, इसमें सरकार को ही देखना पड़ेगा। इस तरीके से समन्वय बिठा के चलना पड़ेगा कि हम अपना डेवलपमेंट तो करें ही, इसमें कोई शक नहीं, हमारी इकोनॉमी पर आधारित है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, यानी विकास के लिए भी आप सही दिशा में अगर नहीं करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से नुकसान ही पहुंचाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान सरकारों को कम से कम रखना ही रखना है। लौटते हैं आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक की शुरुआत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू, राज्य सचिवालय में आयोजित हो रही है बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में हुए शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूरी जानकारी क्या है? कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी कैबिनेट की नजर है। बिल्कुल गरिमा, देखिए कैबिनेट की बैठक जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक जो है उसका आयोजन जो है वो रखा गया है, और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो एकाएक कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, और विकास से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर जो है आज कैबिनेट में चर्चा होगी, और जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास पर जो है वो चर्चा की जाएगी, और इसके साथ साथ चारधाम शीतकालीन पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगनी जो है वो कैबिनेट में बाकी है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो गरिमा, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो है महत्वपूर्ण निर्णय तो इस बार कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी नई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार में संचालित होनी है, जिनको लेकर इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जो है वो मोहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो आज की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सचिवालय में तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट वो पहुंच चुके हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरी बैठक की अध्यक्षता जो है उनके नेतृत्व में की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद कुछ बड़े परिणाम और बड़े कैबिनेट में फैसले जो है वो धामी कैबिनेट में निकल करके सामने आ सकते हैं। गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। राज्य सचिवालय में आयोजित हो रही है बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी कैबिनेट की नजर। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में है। थपलियाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम। जी, लगातार शीतकाल में भी जंगल भी सुलग रहे हैं, उधर मानव वन्यजीव संघर्ष, ये सारी एक समस्याएं हैं जो हर बार के मुकाबले बढ़ती जा रही हैं। क्यों आखिर? इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सरकारों की ओर से बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? देखो, ये बहुत चिंता का विषय है। इस राज्य को इसलिए लिया गया था कि हम सोचते थे कि लखनऊ में बैठी हुई जो सत्ता है वो पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ पाती, लेकिन स्थिति 25 साल के बाद जो रजत जयंती समारोह मनाते हुए हमें ये लग रहा है कि ये स्थिति वही है जो लखनऊ से भी बदतर स्थिति आज देहरादून में बैठे वाला जो हमारा भाग्य विधाता बैठे हुए हैं उनको भी पहाड़ की समझ नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कभी पहाड़ को जिया है। ये अनुभवहीन लोग हमारे सिर के ऊपर बतौर राजा बैठ गए। हम जब छोटे थे तो हमने ये देखा था कि किस तरह से हम पूरी तौर से जंगलों में डिपेंड होकर लकड़ी घास जंगलों से लाते थे, अपने खाना बनाते थे, चूल्हे जलाते थे। लेकिन आज हमारा प्लान भी हो गया रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे खेत खलियान हमारा पेट भरने के लिए पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लान के साथ साथ जो गैस सर्विसेज आई हैं, आज लकड़ी पे बहुत कम डिपेंडेंसी पूरे पहाड़ की हो चुकी है। और जो जंगल हैं जिसको हम ये बोलते हैं कि पहाड़ में जंगलों की कमी हो गई है, इनफैक्ट हमारे गांव जंगल में परिवर्तित हो गए हैं, ये मेरा मानना है। अब देहरादून में बैठा हुआ आदमी कहेगा कि साहब वहां जंगल खत्म हो गए। मैं कहता हूं वहां जंगल बढ़ गए, और जंगल बढ़ गए। मैं अपने गांव में डरता हूं अब जाने में, क्योंकि पूरी तौर से पेड़ बहुत बड़े बड़ा मेरे खेत खलियान को अब कोई मेंटेन करने वाला है ही नहीं। तो जो गांव भी जंगलों में परिवर्तित हो गए हैं, तो जंगली जानवरों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि गांव में कुत्ते होते हैं, बकरी होती है, पशु होते हैं, और आदमियों पे भी वे उनके लिए इजी वाला बन गए हैं, ये हमें महसूस हो रहा है। लेकिन पहले जो जंगली जानवर थे वो मानव पे नहीं करते थे। इस समय जो अचानक जो ये देखने को आ रहा है कि जंगली जानवर बहुत ही एग्रेसिव वे से उत्तराखंड की जनमानस को भयभीत कर लिया है। ये स्थिति हिमाचल में नहीं है, हमारे पड़ोसी राज्य में ये स्थिति नहीं है, जबकि वो भी हिमालय राज्य है। लद्दाख भी हिमालय राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय राज्य है। लेकिन ये स्थिति खाली इस अभागे उत्तराखंड में क्यों हुई है, इसको सोचने वाला कोई व्यक्ति है नहीं हमारे पास। क्योंकि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद भी, जहां की मतलब एकदम मूवमेंट, अगर आप 2-4 गांव में कितनी देर लगती है सीसीटीवी लगाने में, मॉनिटरिंग करने में, और पुरुष सैनिक एक बहुत महत्वपूर्ण मानव संसाधन इनके पास है, इसके बावजूद भी बैठ के बड़ी वो कर रहे हैं इस समय। अरे साहब, इमरजेंसी बैठक ले रहा है मुख्यमंत्री, और ढाक के 3 पात। इनके पास फॉरेस्ट में नीचे का स्टाफ है ही नहीं। अगर कहीं पहाड़ दरकता है तो जेसीबी के पास एक जेई बैठा रहता है, और पूरी पैनी नजर वहां दिल्ली के मठाधीशों से लेकर और इनके सोरी पैनी नजर लगाए रहते हैं, और नीचे घटना में काम करने वाला ये जेई होता है, और उसके साथ जेसीबी होती है। उसी ढंग से आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं कहां इनके पास, जो उपनल और जिस तरह से इन्होंने जो लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, और ये इतनी इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, अपना हेलीकॉप्टर इनका कभी चैन से रहता नहीं है, इनकी जो अयासी है इतनी बढ़ गई है, बनंतराएं बन चुकी हैं। वहां पे पहाड़ की लड़कियों को अंकिता के माध्यम से उनको शोषण पोषण करके इन राक्षसों ने इस राज्य की समरसता को, इस राज्य के भूगोल को खत्म कर दिया है। आप ही देखिए, आज वहां बद्रीनाथ केदारनाथ में चढ़े हुए हैं, वहां पूरे गुजरातियों के वहां ससुराल बन चुके हैं। मैं हैरान हूं कि मेरे पहाड़ को ऐसी गिद्ध नजर लग गई है कि इसको
पूरी पूरी तौर से इनको जमीन की भूख ने हमारा रहना जीना दुश्वार कर दिया है। और इनकी लिए हम लोग जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, जो जिनकी वो है कि हम इनके साथ भिड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह से आज देखिए आप, अगर हमारा अब पर्यावरण बदल रहा है, लेकिन पर्यावरण में जिस तरह से हमने अभी आपदाएं झेली है, उन आपदाओं के पीछे जो दब गया। जो चीज आज जॉर्ज एवरेट जैसा एक बेशकीमती जगह को इन्होंने औने पौने में दे दिया। इनको हम नहीं चाहिए। इनको एसएआर करके इनको तो केवल वोट कैसे जीता जाता है वो आ चुका है। इनको जनता की भी जरूरत नहीं है। इसलिए ये बहुत संकटकालीन स्थिति इस राज्य में और इस देश में हो चुकी है कि इस तरह का जो तंत्र है वो तंत्र जन उन्मुखी नहीं है। और जन उन्मुखी न होने के कारण यहाँ के भूगोल को समझने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खाली ये देख रहा है कि कहाँ की जमीन है जिसको मैं इनको दे सकूं। ओनली वन, वही उनकी क्वालिफिकेशन है कुर्सी हासिल करने की। ये बड़ी भारी समस्या आ गई है और इस समय हम इनसे जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत इतना धन वाले कमा चुके हैं माफियों के साथ मिलकर कि उसका अब कोई कंपेयर कर नहीं सकता। किसी को हम चाहे हम कितने धरने में बैठ जाएं, हम कितना आंदोलन कर रहे हैं, लाखों हम सड़कों में हैं कि साहब अंकिता के वीआईपी इनकी जेब में। इसी तरह से जो आज जो आग लगी है ऐसी जगह पे, जो जगह इस राज्य या देश की धरोहर है, उस घाटी में आग लगना हमारे सिर को, हमारे मस्तक को नीचे करता है। और ऐसी सरकार को एक मिनट रहने का हक नहीं है अगर वे अपने इस तरह की अपने संसाधनों की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल हो। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए। अरुण जी, आखिर कब तक सरकारी तंत्र इस तरीके से चुप रहेगा? क्योंकि इन घटनाओं पर जब भी चर्चा होती है तो कहा यह जाता है कि हम लगातार प्रयासरत है, लेकिन असल में बदलाव देखिए, कोई भी टीमें बना दी गई हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों को बिठा दिया गया। वन विभाग इतनी देर से जवाब देता है कि कुछ घटनाओं में तो कई बार कई घंटों की देरी होती है। तो कैसा फिर निगरानी है और कैसी तैयारी है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, मानव वन जीव संघर्ष। और अगर आप कोई ये कहे कि वो हाल के दिनों में बढ़ गया, तो नहीं, ये मानव वन जीव संघर्ष हमेशा से था। और चूंकि पहले जानवर जंगलों में रहते थे, जंगलों में उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता था, पर्याप्त मूवमेंट मिलता था, तो इसलिए वो बस्ती की तरफ नहीं आते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगल खत्म हुए, जंगलों में उनका दाना पानी खत्म हुआ, तो वो बस्ती की तरफ रुख करने लग गए। एक सामान्य सी बात है ये कि अगर पानी नहीं मिलेगा जंगल के अंदर तो वो नजदीक की नदियों में जाएंगे। और दिखते हैं हम लोगों को चारों तरफ, जब हम घूमते हैं तो कई बार हाथियों के झुंड दिख जाते हैं किसी नदी किनारे पानी पीते हुए। कई बार गुलदार बाघ दिख जाते हैं। और इन दिनों तो बहुतायत में भालू बहुत दिखे। वो पर्यावरण जी कह रहे थे कि क्योंकि हाइबरनेशन में होना चाहिए था, क्योंकि हम इस विषय में पहले भी डिबेट कर चुके हैं। वास्तव में ये टाइम भालुओं के हाइबरनेशन का था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने और उनके भोजन के अवसर सीमित रहने की वजह से उनको वो गहरी नींद से जगा दिया, जिसकी वजह से आज वो मानव बस्ती के आसपास नजर आ रहे हैं। और केवल नजर नहीं आ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें, खासकर जब से ये सर्दियां शुरू हुई, भालुओं के साथ मानव का संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ा है। जगह जगह आप देखते हैं, रोज खबरें पढ़ते हैं कि किसी के ऊपर भालू ने हमला कर दिया, कभी स्कूल से आते हुए बच्चों पर कर दिया, कभी किसी के रास्ते में कर दिया, कोई घास काटने महिला गई या पुरुष गया, पुरुष जंगल में जानवर चराने गया, उस पर हो गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं, मुझे लगता है वो 2000 से ज्यादा घटनाएं इन दिनों में सामने आ गई है, इन 2 महीनों में। और ये निश्चित तौर पर उसके बाद सरकार को विवश होना पड़ा, एक तो मुआवजा बढ़ाने के लिए।
क्योंकि पहले मुआवजा कम था और मानव वन्यजीव संघर्ष में अगर कोई मानव हताहत होता है तो उसमें 10 लाख तक का मुआवजा दे दिया गया। लेकिन मुआवजा कोई अंतिम उपाय नहीं। अंतिम उपाय उस चहलकदमी को जानवरों की बस्तियों की तरफ आने से रोकना है, जो अंतिम उपाय है। लेकिन अगर उसका लगातार भोजन खत्म हो जाएगा या उसके आवास पर अतिक्रमण हो जाएगा तो ये स्थितियां होंगी। अब मैं आपको एक इसी से जुड़ी हुई एक चीज बताता हूं। इसी को देखते हुए जब आप हरिद्वार से आते हैं ऋषिकेश की तरफ तो एक जगह नेपाली फार्म पड़ती है। वहां से ऋषिकेश तक आने में 2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जिनकी वजह से वहां अक्सर जाम लग जाता है। पहले ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर ओवरब्रिज बनेगा और ओवरब्रिज बनेगा, वो ठंडे बस्ती में मामला चला गया। और अभी इसी 4 तारीख को मुझको जो राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हैं अजय टमटा जी, 4 तारीख को शाम को उनका फोन आया और 5 को उन्होंने कहा कि अरुणदा कल कहाँ रहोगे? मैंने कहा देहरादून रहूंगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ देहरादून, आपसे कुछ बात करनी है। तो जब मैं वहां बीजापुर गेस्ट हाउस गया तो वो अपने साथ NHAI के इंजीनियर्स की पूरी टीम को लेके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अरुणदा आप बैठो। तो वो डिस्कस कर रहे थे जो बाईपास वहां से और तपोवन तक बनना था, उस पर डिस्कशन चल रहा था। अब वो जो पहले मेन रोड से आना था वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया उन्होंने। और नेपाली फार्म से वो 3 पानी है एक जगह जिसके पूरे किनारे ऋषिकेश तक जंगल पड़ता है। उस जंगल के किनारे अब वो 4 लेन बाईपास जाएगा और चंद्रभागा नदी पे पुल बनेगा। चंद्रभागा नदी से जैसे ही वो पार होगा शिवपुरी तक वो टनल्स में जाएगा। ये लगभग 12 किलोमीटर का है, जिसमें से 4.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगी, केवल इसलिए कि वो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर है। उसके अलावा बहुत सारे जानवर वहां रहते हैं, तो वो उनको नीचे से निकालने के लिए एलिवेटेड रोड बनेगी। और लगभग ये 1250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो उस जाम से जो हमारे यहाँ ऋषिकेश में शनिवार और इतवार को और छुट्टियों के दिनों में राफ्टिंग के लिए, कैंपिंग के लिए लग जाता है, उसको निजात दिलाने के लिए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री की यात्रा सुगम बनाने के लिए अब इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। जी गरिमा। ठीक है सर। अंकेश भंडारी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकेश जी, लगातार मुख्यमंत्री खुद इन सारे मुद्दों को लेकर बैठकें भी करते आए हैं इसके पहले भी, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जब मानव जीव संघर्ष की बातचीत हुई मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सजगता दिखाई थी, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर कोई बदलाव क्यों नजर नहीं आ रहा है और विपक्ष इसी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है? गरिमा जी, मुझे लगता है कि जो आज परिस्थिति बन चुकी है कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकारों की एक तो दूरदर्शी कहें या नजरिया कहें, नीतियां कहें, वो स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन जहाँ तक सरकारों के बजाय जो है आम जन की भी इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता और भूमिका भी है कि जिस प्रकार से आबादी आज आम जनमानस की जो आबादी बढ़ रही है प्रदेश की, और इसी के साथ जब प्रदेश की आबादी बढ़ रही तो शहरीकरण का भी हो रहा है और विकास भी उसी की तर्ज पर हो रहा है। जंगलों की कटाई आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार से जो जंगली जानवर हैं उनके जो आवास हैं, जो प्राकृतिक आवास उनके रहे हैं, उनको भी आज जो हम विखंडन करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा जो इसमें जो कारक रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी, एक जो बेमौसमी आपदाएं आ रही हैं, चरम बेमौसमी जो आपदाएं आ रही है चरम पर, उसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र में प्रभाव पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा कारण इसमें रहा है और क्लाइमेट चेंज तो खास तौर से जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से जो जंगली जानवर जो हैं उनके बिहेवियर में भी काफी परिवर्तन आ चुका है। और परिवर्तन आने का जो कारण है वो भी मुझे लगता है कि यही एक कारण है, जिस प्रकार से जो मानव का जो अतिक्रमण उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से हो रहा है। आज विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो विकास ऐसा हो रहा है कि वो उनके जो आवास हैं उनको भी हम तोड़ करके जो रिहायशी इलाके बढ़ते जा रहे हैं, तो वो जानवर कहाँ जाएंगे आखिरकार? वो भी जो है मानव बस्ती के नजदीक आ रहे हैं। आप लगातार पर्वतीय अंचलों में आप देख रहे किस प्रकार से जो है भालू का जो हमला लगातार जारी है। गुलदार जो है समय समय पर प्रकार की खबरें हमारे पौड़ी जिले में खासतौर पर इस प्रकार की खबर ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पर जो है एक तो बहुत नजदीकी राजाजी नेशनल पार्क से भी नजदीक है, और दूसरा जो क्षेत्र है वहां पर आज जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है
भी चीज को करने में कहीं ना कहीं खामियां उसमें भी रही है कि वो जो है उनके पास एक तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल तक जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनकी भी जो भारी कमी है विभाग में, और जो उसको जो है हैंडल कर सके। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से इस शीतकालीन में उत्तराखंड में कभी इतना आगजनी की खबरें नहीं सुनाई देती थी, लेकिन आज नंदा देवी बायोस्फीयर में जिस प्रकार की आगजनी तो जो आपदा चल रही है, और उस पे अभी खबर मुझे मिली है कि जानकारी की उस पे जो है एयरफोर्स ने काबू पा लिया। लेकिन ये इस प्रकार की यदि आपदा होती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की भी एक मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ी चीज है। अग्निशमन जो दस्ता होता है और कैसे इसको जो है संचालित किया जाए, कैसे जो हमारी, क्योंकि ये कभी भी जो है किसी प्रकार की भी कोई घटना हो तो उसके लिए जो है एक टाइमली जो रिस्पांस टीम होती है वो तैयार रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी गवर्नमेंट के स्तर पर भी इसमें जो है बहुत सारी खामियां हैं। और हमारे जो, क्योंकि आप देख रहे होंगे आप हाईवे इतने बड़े बड़े तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें जो है जंगली जानवरों के लिए जो सेपरेट कॉरिडोर की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। वो जो पास बनने चाहिए जिस प्रकार के वो जो है दिखता नहीं है ग्राउंड लेवल में। तो इससे भी जो है हम जब उनके जंगली जानवरों के इलाकों में हम घुसेंगे तो निश्चित रूप से ये है कि मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं, वो निश्चित रूप से वो बढ़ेंगे। और वो बढ़ेंगे क्यों नहीं, जब हम उनके इलाकों में जाएंगे, उनको खाना भोजन की कमी होगी तो निश्चित रूप से भी कहीं ना कहीं भोजन की तलाश में बाहर आएंगे। और भोजन की तलाश में जब बाहर आएगा तो उसका जो है सबसे आसान जो निवाला है वो इंसान ही है, जिसपे कि वो एकदम अटैक कर देता है। और इस प्रकार की लगातार खबरें पर्वतांचलों में आना, आज जो है शहरों में भी इस प्रकार की खबरें आ रही है, हाथियों का जो है मानव इलाकों में घुस जाना। देहरादून में ये खबरें मिलती हैं सुनने के लिए। आपका ऋषिकेश के डोईवाला जो इलाके हैं, हरिद्वार में इस प्रकार जो नजदीकी जो बस्ती है उन जगहों पर जो है इस प्रकार की खबरें हमें लगातार मिलने को आती है। तो इसमें जो है सरकार को भी सचेत रहने की आवश्यकता है और जो है कि एक विस्तृत नीति ऐसी बनाई जाए कि जिससे जो है ये मानव जीवन और जो वन्य और मानव जीवन है उसके बीच संघर्ष को जो है कम किया जा सके। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। सतीश जी, आखिर क्यों इस तरीके की तैयारी नहीं होती कि आखिर धरातल पर बड़े जो बदलाव है वो देखने को मिले? हर कोई यही कह रहा है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, सरकार प्रशासन सिर्फ बातें कर रहा है, घंटों के बाद वन विभाग का जवाब आता है कहीं कोई घटना हो जाती है तो ऐसी कैसी तैयारियां हैं? देखिए गरिमा जी, मैं अपनी बात जो प्रश्न आए उनका जवाब देते हुए आगे रखूंगा, लेकिन मैं इसमें कंपेयर नहीं कर रहा किसी भी राज्य को। मैं कहना चाहता हूं जो भी बात आई कि हिमाचल या अन्य हिमालयी राज्यों में इस तरह की घटनाएं, वन्य जीव मानव संघर्ष, मानव वन्य जीव संघर्ष नहीं है, तो उत्तराखंड को अभिशाप मिल गया, ये मिल गया, जो बातें आ रही थी अभी वक्ता बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ ये अभिशाप नहीं है। देखिए हिमाचल में भी भालुओं का आतंक बढ़ा है, वहां भी गुलदार तेंदुए का आतंक बढ़ा है, वहां भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां भी मानव और वन्य जीव संघर्ष है वो बढ़ रहा है। लेकिन वहां जो विपक्ष में बैठे हुए दल है वो राजनीति नहीं करते हैं, वो सरकार के साथ उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वहां इस तरह की बातें नहीं करी जाती कि उत्तराखंड को अभिशाप मिल गया, हिमाचल को भी अभिशाप, ये बातें नहीं होती हैं। दूसरी बात गरिमा जी, जो अभी कांग्रेस की जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे तो कांग्रेस के उसमें जो प्रवक्ता वो बोल रही थी कि उत्तराखंड में जो है ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। वो कह रही थी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो वन विभाग के कार्यालय में, मुख्यालय में सुझाव देने गए थे। सुझाव तो दिख रहा था उनका, जो वहां पे आर्टिफिशियल गन लेके गए थे कि वहां पे वो ये बताना चाह रहे थे कि प्रदेश की जनता को अधिकार दे दो गन चलाने का, वन्यजीवों को मारने का अधिकार दे दो। अरे आशीष भाई, आप कम से कम अपने उस गन को देख के डर क्यों गए थे आप? किस तरह की बातें करते हैं? डरना नहीं चाहिए था। जानवरों का संरक्षण एक तरफ होता है, आशीष जी रुक जाइए प्लीज। अध्यक्ष बोलते हैं कि गोली मार दो सबको, गोली मार दो वन्य जीवों को। तो ये तो समझना चाहिए, थोड़ा संवेदनशीलता सभी के प्रति होनी चाहिए, इंसान के प्रति भी होनी चाहिए, जानवरों के प्रति भी होनी चाहिए, लेकिन उसके संतुलन को कैसे बनाया जाए इस पर सुझाव देना चाहिए। तो यही काम तो आपका है। लेके चले जाते हैं। मैं गरिमा जी उसी चीज पे आ रहा हूं। दूसरी बात जो आती है, देखिए जो जलवायु जो परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है और जो वन्य जीव संघर्ष है, मानव वन्य जीव संघर्ष है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है।
देखिए क्या है, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब और भी विकास की वजह से ये चीजें हुई हैं, इस पर मानने में, इसको एक्सेप्ट करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि जो वन्य जीव है उनके आवास संकुचित हुए हैं। नदियों का जो पानी है ग्लेशियरों के पिघलने से वो उनका प्रवाह स्थिर हुआ है और उनके भोजन की कमी हुई है। इसी वजह से वो बस्ती की ओर आते हैं, क्योंकि उनको इजीली फूड प्रोवाइड अवेलेबल हो जाता है वहां पे। तो इस पे मानने से किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की भी, आम जन की भी उतनी जिम्मेदारी है। सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा इसमें। अब ये बात आएगी कि जंगल धधक रहे हैं, जंगल भटक रहे हैं। अभी अंकित भाई ने बोला कि प्रशासन जो है वो कार्य ठीक ढंग से नहीं कर होता है। जब मानव जनित जो चीजें होती हैं, जब प्रकृति अपनी उसमें आपदा में आती है, तो उसको रोकने में कई समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लौटेंगे सतीश जी आपके पास में। आशीष गर्ग जी, कुछ समय लग जाता है, क्या वाकई सरकार को भी इसमें समय लग सकता है? ठीक है, ये चेंजेस तो हमारी आपकी गलती से भी हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल की सीमाओं को तोड़ा गया। शायद यही वजह है कि जंगली जानवर अब बस्तियों की ओर जो है वो रुख करने लगे। तो क्या सिर्फ प्रशासन ही कुछ अहम कदम उठाकर इन चीजों से बचा सकता है आम जनता को, या और भी बड़े चेंजेस की जरूरत है? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें पहले। हाँ गरिमा जी, बिल्कुल बड़े बड़े चेंजेस की जरूरत है इस समय, और केवल हम इसको एक छोटे मोटे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस से नहीं कर सकते। इसमें कोई, मैं आपके सामने, जो हमारे सतीश जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी घटना पीछे हो रही है, बैकग्राउंड में ये चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट यही बोली थी कि उसके लिए हमको तैयारी भी काफी आगे बढ़ चढ़कर करनी पड़ेगी, काफी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी उसमें आएगा, और जो हमें थोड़ा सा संभल कर उसको चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा अपना विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि जिस हमें संयमता दिखानी चाहिए और जो बहुत सोच समझ के काम करने चाहिए वो हम कर पा रहे हैं। देखिए, कुछ बड़े चेंजेस में ये मैं बताऊं कि जो भी हमारे जो फॉरेस्ट के जो कंजर्वेशन के रेगुलेशन थे उनको शिथिल किया जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन्स में हम बराबर घुसते चले जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए, EIA स्टडीज को हम, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज को उनकी पूरी स्पिरिट में लागू नहीं कर रहे। और साथ ही साथ जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है, देखिए रिजर्व फॉरेस्ट में हमारे ये जो वाइल्ड लाइफ रहती है, जैसे हमारे अपना जमीन होती है, हमारा खाने का साधन होते हैं और दूसरा पानी पीने का होता है, ऐसी उनका भी है। तो यदि हम उनके उन्हीं एरियाज में से, फॉरेस्ट में से रोड निकालेंगे, 4 लेन रोड्स निकालेंगे, तो ये उनको प्रभावित करेगा, ये शर्तिया है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, आपके पास यहाँ देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े NGOs है, WWF है, ये सब आपको बताएंगे कि फॉरेस्ट में से बड़े बड़े रोड 4 लेन ले जाने का क्या नतीजा होता है। मैं ये भी कहूंगा कि सरकार इस पर सोच रही है, कई NHAI का जैसा भी बताया, हमको एलिफेंट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन केवल यही नाकाफी है, मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है, यानी कुछ और बड़े कदम उठाएंगे शायद तभी बच पाएंगे। अरुण जी ठीक है सर, लौटेंगे। अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि हमको जानवरों को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, और उनको, जैसे अभी कई घटनाएं हुई, वो अटैक की, तो उसके बाद वो झाड़ियां, घरों के चारों तरफ जो झाड़ियां थी वो फॉरेस्ट ने कटवाई, जहां जानवर छुपे हो सकते थे। तो बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जानवर भी हमारा ही हिस्सा है और हम उन जानवरों के एक हिस्से हैं। दोनों का काम एक दूसरे से चलता है, और ये एक जन जागरूकता की भी बहुत जरूरत है कि खासकर ये स्टडीज होनी चाहिए, इसमें वर्कशॉप होनी चाहिए कि कैसे हम उन जानवरों के हमले से बच सकते हैं, या हमला होने से पहले उनको रोका जा सकता है। जी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर जागरूकता होती है तो चीजें बेहतर होंगी, और कहीं ना कहीं आम लोगों को भी, नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन और सरकार अगर मिलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि अधिकारी जो है वो ड्यूटी नहीं निभाते, अगर इस तरीके का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा तो शायद ऐसी घटनाएं और लोगों की जान नहीं जाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के
और अहम जानकारी के लिए तो उच्च हिमालयी क्षेत्र भी महफूज नहीं है और खुद मैदानी इलाके भी महफूज नहीं है, क्योंकि पहले पहाड़ी इलाकों में ही जंगली जानवर का खतरा देखने को मिलता था, लेकिन अब मैदानों तक भी इनकी पहुंच बढ़ चुकी है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। देवभूमि के दंगल में तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।